तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा था, हम मोल के जो सवाल हल करते थे वो मोल एनालिसिस से करते थे, यानी कि हमारे पास एक दिक्कत होती थी कि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन की ही जरूरत है। ठीक है, तो बिना बैलेंस्ड इक्वेशन के हम क्वेश्चन को स्टोइकियोमेट्री के सवाल को या मोल के सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन बच्चों मार्केट में एक और बढ़िया शानदार मेथड उपलब्ध है, जिसको आप बिना बैलेंसिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन या पीओएसी। इससे आपका जीवन क्या है, काफी सरल हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि ताकत के साथ आपके पास ये जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई आपको बढ़िया वाला हथियार दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बेचारा राह चलते किसी को भी दाग दो। ठीक है, यानी कि अब पीओएसी तो ठीक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी फायदामंद क्या चीज है कि ये किसी भी रिएक्शंस पर, यानी कि बिना बैलेंस किए आपको आंसर बता देगा। लेकिन अगर आंख बंद करके आप किसी भी इक्वेशन पे लगाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एकदम ब्यूटीफुल तरीके से -1 नंबर लेकर आएंगे। तो यानी कि ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यूज करने वाली चीज है। तो जैसा मेरी आपको सभी स्टूडेंट्स को राय ये रहती है कि अगर आप बैलेंस इक्वेशन लिख पा रहे हैं, क्वेश्चन में दी हुई है, आप लिखने में समर्थ हैं, आप बड़े आसानी से बैलेंस इक्वेशन लिख पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आए बाएं 3-5 हमें नहीं करना है। आपको सीधा सीधा क्या करना है? बैलेंस्ड इक्वेशन लिखकर मोल एनालिसिस लगाना है। ये तभी आपको ये तरीका अपनाना है जब आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, अच्छा, अभी जो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है, जैसे नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि एटम कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, अब होता क्या है कि जितनी भी रिएक्शन है वो बंद डब्बे में होने वाली है। तो डब्बा बंद है, इसका मतलब क्या है? डब्बा बंद का मतलब ये है कि भाई अंदर से ना कोई चीजें बाहर जा सकती हैं, ना बाहर से कोई इंप्योरिटी अंदर आ सकती है। ठीक है, तो यानी कि जितने आपने एटम शुरुआत में लिए थे किसी भी रिएक्टेंट के, उतने ही एटम आपको प्रोडक्ट में मिलने वाले। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में हम कैसे करते हैं? हम कोई एक रिएक्शन लिखकर करते हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसे आप कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 क्या है आपका? डिकम्पोजिशन ऑफ ये पोटेशियम क्लोरेट, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इसको जनरली क्या होता है कि बैलेंस ऐसे बहुत आसानी से, जैसे हम जनरली क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे इतनी आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपको वैसे भी रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जैसे इसका नाम क्या है? पीओएसी। ठीक है, तो पीओएसी यानी कि एटम कंजर्वेशन पर है। तो एटम कंजर्वेशन पर है तो जाहिर सी बात है कि इसे एक एक एटम पर लगाया जाएगा, यानी कि एक साथ पूरे कंपाउंड पूरे मॉलिक्यूल पर हम नहीं लगाते, हम इसको क्या करते हैं, एक एक एटम पर लगाते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने लिखा कि मैं लगा रहा हूं पीओएसी ऑन पोटेशियम। ठीक है, मैं पोटेशियम पर मैं पीओएसी लगा रहा हूं। देखिए, पोटेशियम पर पीओएसी लगाने का मुद्दा क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने एटम रिएक्टेंट में, पोटेशियम के रिएक्टेंट में थे, उतने ही एटम मुझे रिएक्शन खत्म होने के बाद भी मिलने वाले। बताइए, ठीक बात है? अच्छा, कोई, क्योंकि ना अंदर से, ना डब्बे के अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है, ना बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है, तो जितने पोटेशियम के एटम्स रिएक्शन शुरुआत करने से पहले थे, उतने ही बाद में ही रहने वाले। ठीक बात है, तो ठीक उसी लॉजिक पर हम ये करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पोटेशियम एटम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम बिफोर रिएक्शन is equals to number of atoms of potassium after reaction। बताइए, ठीक बात है? तो यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जितने से शुरुआत किए थे उतने ही तो बचे होंगे। कोई आसमान से कोई चीज अंदर नहीं जा सकता, डब्बा बंद है, ना अंदर से कोई चीज कूद के बाहर जा सकता है, क्योंकि डब्बा बंद है, आपका कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है। जब तक आपको एग्जामिनर बोले ना कि बच्चों कि आपका ओपन कंटेनर है, तब तक हमें कंटेनर को क्या मानना होता है, क्लोज ही मानना होता है। अगर कंटेनर ओपन लेगा तो एग्जामिनर अलग से स्पेसिफाई करेगा। ठीक बात है, तो ये हमने देख लिया, तो ये अपना मूल भावना है। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पर सोच देखिए, अब पोटेशियम है कहां कहां पर। ठीक है, तो जिस एटम को आपने कंजर्व किया है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि वो है कहां कहां पर। तो आप देखिए, सबसे पहले पोटेशियम आपको यहां दिखेगा KClO3 का, और यहां पर क्या दिख रहा है, KCl। ठीक है, तो यानी कि आपको दो जगह, रिएक्टेंट में भी एक तरफ दिख रहा है
और प्रोडक्ट में भी एक तरफ दिख रहा है। अच्छा, इसका कोई नियम धर्म नहीं है, ये कितने भी रिएक्टेंट में भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं, तो किसी भी तरफ कितना भी दिख सकता है। तो अब देखिए, अच्छा अगर मैं KClO3 को पढ़ूं तो मुझे पता है कि 1 मोल KClO3 में 1 मोल पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक बात है। अच्छा, मान लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट के कितने मोल्स हैं, n मोल्स हैं। तो अगर 1 मोल में 1 मोल है तो n मोल्स में कितने होंगे, n मोल, ठीक बात है। तो यानी कि यहां पर बच्चों मैंने क्या किया है, यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि लेट देयर बी n moles of small n moles of पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, कि पोटेशियम क्लोरेट के स्मॉल एन मोल्स हैं। अब देखिए, अब यहां से हमने देखा कि 1 मोल पोटेशियम क्लोरेट में 1 मोल पोटेशियम है, ठीक है। तो एक के बदले एक, तो 2 मोल होगा तो 2 मोल पोटेशियम होंगे, 3 मोल पोटेशियम क्लोरेट होगा तो 3 मोल होंगे। तो इसी तरह से अगर n मोल पोटेशियम क्लोरेट है तो कितने मोल पोटेशियम होंगे बताइए, n मोल, ठीक बात है। चलिए, तो यानी कि यहां पर मैं बोलूंगा रिएक्टेंट में n मोल पोटेशियम इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, ठीक है। यानी बिफोर रिएक्शन पहले इतना ही था, तो इतना ही बाद में भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इतना ही बाद में होना चाहिए, पर दूसरे में है कितना, प्रोडक्ट में है कितना, देखिए। तो प्रोडक्ट में हमारे पास KCl है, इसमें भी वही है कि n मोल, अब देखिए, अब यहां पर देखिए, 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड में 1 मोल KCl में कितना मोल है, K, ठीक है। तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, n मोल हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू, या n मोल या पोटेशियम या नंबर ऑफ एटम, जो भी आप बोल दें, ठीक है। तो इसी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ पोटेशियम या नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स से क्या आ जाएगा भाई, आपके पास किसी भी चीज का नंबर है तो आप उसको डायरेक्टली मोल पर आ सकते हो। आप जानते हो ना कि मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास संख्या प्रेजेंट है तो गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो किसी में, तो यहां हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो अगर दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम है तो दोनों के मोल सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, अब दोनों के मोल सेम है तो देखिए, तो दोनों के मोल्स हमने देखा, तो मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KCl, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज है कि अगर 1 मोल में 1 मोल होता तो n मोल में n मोल होगा, बताइए, ठीक बात है। तो यानी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अब यहां पर मैंने लिखा कि लेट देयर बी, कुछ भी हो सकता है, लेट देयर बी y मोल्स ऑफ पोटेशियम या KCl, बोलिए, ठीक है। तो यानी कि यहां पर मैंने क्या कहा, y मोल KCl के मान लिए, ठीक है। तो जितने इधर उतने इधर। तो अच्छा, 1 मोल KCl में 1 मोल पोटेशियम, 2 मोल KCl में 2 मोल पोटेशियम, तो y मोल में कितने मोल बताइए, y मोल। तो जैसे यहां पर लिखा, तो यानी कि 1 into मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू 1 into मोल्स ऑफ KCl, बताइए। अब 1 इंटू, अच्छा, अब ये 1 क्यों है, देखिए, क्योंकि दोनों आपकी जो रिएक्शन थी, रिएक्शन क्या थी, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, ठीक है। तो देखिए, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 1। अच्छा, तो इसके मोल्स कितने दिए हैं, इसके मोल्स दिए हैं आपको x, इसके मोल्स दिए हैं y, कहानी खत्म। अगर मास में पूछा है तो मास में कर लीजिए। अच्छा, इसमें आपको उतना फील नहीं आया होगा क्योंकि इत्तेफाक से क्या है, दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा और धैर्य बना के रखिए, अब हम ऑक्सीजन पर आते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर अपन कैसे आते हैं कि अभी तक जो हमने ये POAC लगाया है वो किस पर लगाया है, पोटेशियम पर। अब जो हम POAC लगाने जा रहे हैं वो किस पे लगाने जा रहे हैं, वो हम ऑक्सीजन पर लगाने जा रहे हैं। देखिए, अब मैं फिर से करता हूं कि KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। अब मैं क्या लगा रहा हूं, अब मैं लगा रहा हूं POAC ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, कि मैं ऑक्सीजन पर POAC लगाने जा रहा हूं। तो ऑक्सीजन, अब देखिए, अब क्या है,
1 मोल KClO3 में बताइए कितना मोल ऑक्सीजन है? यहां पर आपको दिख रहा है कि 1 मोल KClO3 में 3 मोल है, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 6 मोल हो जाएंगे। 3 मोल में 9 मोल हो जाएंगे, यानी कि जितना मोल KClO3 है उसका 3 मोल ऑक्सीजन आपको प्रेजेंट होगा। ठीक बात है। अच्छा, तो अब जैसे मान लीजिए फिर से वही चीज है कि फंडा क्या है कि भैया जितने एटम ऑक्सीजन के मतलब रिएक्टेंट की तरफ है ऑक्सीजन के, उतने ही एटम प्रोडक्ट की तरफ होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, दैट इज आफ्टर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के बाद की बात हो रही है कि, और ये क्या है, ये बिफोर रिएक्शन यानी रिएक्शन शुरू होने के पहले की बात हो रही है। बोलिए, ठीक बात है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जितने ऑक्सीजन एटम्स रिएक्शन शुरू होने के पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। अच्छा, अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो जाहिर सी बात है इनके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, तो ठीक है, तो ये एटम्स बोल दो या मोल्स बोल दो, बात तो एक ही है। ठीक बात है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बोला कि 1 मोल KClO3 में 3 मोल है, तो अभी इत्तेफाक से जैसे हमने वहां पर क्या माना था कि एक्स मोल मान लिया था, ठीक है, कि इसके मान लीजिए एक्स मोल है, ठीक है, तो एक्स मोल मान लिया था, तो बताइए अगर 1 मोल में 3 मोल है तो एक्स में कितने होंगे? तो 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। बताइए क्यों 3 किया? क्योंकि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 1 मोल में 3 मोल ऑक्सीजन है। ठीक बात है। अच्छा, अब O2 की बात करें, अब देखिए ऑक्सीजन और तो कहीं है नहीं भाई, रिएक्शन रिएक्टेंट में KClO3 में था, प्रोडक्ट में कहां था? O में था। ठीक है, तो अब यहां पर बात करें तो बताइए अब 1 मोल में कितना मोल ऑक्सीजन है? 2 मोल। 2 मोल होगा तो 3, मतलब 2 मोल होगा तो 4 मोल, यानी जितना भी ऑक्सीजन के मोल्स होंगे क्या उसके डबल हो जाएंगे? बताइए, अब आपको चीजें पता चल रही है? ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा रिलेशन आपको निकल कर आ रहा है। अच्छा, जो हमने मोल मोल एनालिसिस देखा था वो भी एक तरह से यही था, सारी मेथड एक ही चीज को इशारा कर रही है। बताइए, बात समझ में आ रही है? तो अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये चीज हो रही है। अब इसी तरह से अगर अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे डायरेक्टली पीओएसी लगाना है तो पीओएसी लगाने के लिए कुछ नहीं, उस एटम का जो सब्सक्रिप्ट है, जो उसके नीचे वाला जो नंबर है, जैसे यहां पर देखिए के नीचे 1 लिखा है, सीएल के नीचे 1 लिखा है, ओ के नीचे 3 लिखा है, यहां पर के नीचे 1 है, सीएल। ठीक है, तो ये समझने के लिए बहुत अच्छी बात थी। अंत में अपन क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है कि जो उस कंपाउंड का सब्सक्रिप्ट होगा उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि अब मान लो मैं लगाता हूं पीओएसी ऑन सीएल, ठीक है, सीएल में हम पीओएसी लगा रहे हैं, ठीक है, तो सीएल देखिए, सीएल कहां कहां है? अब देखिए यहां पर सीएल का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू, और बताइए रिएक्टेंट में सारे सीएल खत्म हो गए, अब बताइए किसकी तरफ आए? अब प्रोडक्ट में आए, प्रोडक्ट में कहां KCl है? एक जगह, सीएल का कोफिशिएंट बताइए 1, तो क्या हो गया बताइए? फिर से 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। बताइए, बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही आसानी से आप इस चीजों को कर सकते हैं। एक और रिएक्शन लेते हैं, हालांकि इसमें बस एक चीज बच्चों ध्यान रखना कि गलती से भी एक्सेस रिएजेंट पर कभी पीओएसी मत लगा देना, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट पर पीओएसी कब लगाते हैं? एक्सेस रिएजेंट पर पीओएसी क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आप देखिए जब हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे थे, जब हम मोल मोल एनालिसिस लगाते थे, तो सारी कैलकुलेशन किस पर बेस्ड होती थी? सारी कैलकुलेशन बेस्ड होती थी एलआर, यानी कि अगर कोई कंपाउंड लिमिट कर रहा है, वो जल्दी खत्म हो रहा है, तो उस पर आंख बंद करके आप क्या कर सकते हो? पीओएसी लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा का पूरा खत्म हो गया है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा चुका है, तो हम लगा सकते हैं। लेकिन एक्सेस रिएजेंट है, तो एक्सेस रिएजेंट में क्या है कि भाई वो पूरा रिएक्ट हुआ ही नहीं है, तो पूरा रिएक्ट हुआ नहीं है, नहीं थोड़ा सा बचा रह गया है, तो कभी भी बच्चों पीओएसी कभी भी हम एक्सेस रिएजेंट पर नहीं लगा सकते। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि नेवर एवर अप्लाई पीओएसी ऑन एक्सेस रिएजेंट। बताइए, बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि भैया अप्लाई कर लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि
जितना भी डेटा दिया रहेगा अगर आप पूरा का पूरा उसको गिन लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा तो रिएक्ट हुआ ही नहीं। तो बताइए, बात समझ में आ रही है? पीओएसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो कंबशन वाले सवाल होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत आसानी से अप्लाई होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि कभी भी हम एक्सेस रिएजेंट पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फंडा क्या रहेगा कि अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि अपन को पता है कि यार नहीं, ये तो पूरा का पूरा रिएक्ट हो रहा है, ये तो पूरा का पूरा रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में बदल चुका है, उस पर अपन लगा सकते हैं, एकदम आंख बंद करके आंसर आएगा। एक्सेस रिएजेंट पर कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने मीथेन का कंबशन कराया, ठीक है, मैंने मीथेन का कंबशन यहां पर करा दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन का रोल है। हालांकि अभी तो हम पीओएसी लगा रहे हैं, तो पीओएसी में हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन का कोई रोल हमारे पास है नहीं। तो देखिए, अब मैं कैसे लगा रहा हूं, यहां पर भी देखना, यहां पर भी हमें सीखना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अब हम डायरेक्टली ही इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं, मैं सीधे सबसे पहले मैंने लिखाया पीओएसी ऑन कार्बन। अब बिना ज्यादा दिमाग लगाए, ठीक है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, तो बताइए रिएक्टेंट में कहां कहां कार्बन है, ये रहा, कार्बन का कोफिशिएंट क्या है 1, तो डायरेक्टली 1 इंटू मोल्स ऑफ CH4, जितना भी होगा दिया होगा, बताइए। अच्छा, अब रिएक्टेंट में कोई कार्बन है नहीं, खत्म कर दो, फिर इक्वल टू प्रोडक्ट पर आ जाओ। यानी एक तरफ रिएक्टेंट का इकट्ठा करना है, एक तरफ प्रोडक्ट का इकट्ठा करना है, ठीक बात है। अब प्रोडक्ट पर आ गए, तो बताइए प्रोडक्ट पर कहां कार्बन है, प्रोडक्ट में भी एक ही जगह कार्बन है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, बताइए, ठीक है। तो ये लग गया आपका सारा कार्बन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सब कवर हो गया, ये पीओएसी कार्बन पर था। अब देखिए, अब मैं लगा रहा हूं पीओएसी किस पर, हाइड्रोजन पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर लगा रहा हूं, इसका मतलब अब देखिए, अब यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है 4, तो अब देखिए 4 इंटू मोल्स ऑफ CH4। अब बताइए और कहीं हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, नहीं है, इज इक्वल्स टू, अब हाइड्रोजन कहां है, ये रहा। अच्छा, यहां पर उसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो जो कोफिशिएंट है 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O, बोले ठीक बात है, ये लग गया साहब H2O पर। अब देखिए, अब मैं लगा रहा हूं यहां पर पीओएसी ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन, अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट में कहां कहां है, सिर्फ एक जगह है, कोफिशिएंट उसका ये सब्सक्रिप्ट बताइए 2 है, तो क्या करें 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू, अच्छा अब देखिए, अब यहां पर अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एक एक जगह हो रहा था। अब यहां पर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में तो अभी भी एक ही जगह था, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, 2 जगह ऑक्सीजन है, तो सभी को कवर करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले इसका कोफिशिएंट देखो कितना है 2, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2, पर लेकिन प्रोडक्ट में H2O भी आ रहा है, H2O का कोफिशिएंट देखिए 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ H2। तो यानी कि जहां जहां जो एटम दिखे, जिस पर आपने पीओएसी लगाया है, तो एक तरफ रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट, तो मान लीजिए रिएक्टेंट में 2 लोग हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट में 2 लोग हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए, जितने लोग हैं उनका एडिशन। बस ये ध्यान रखें कि एक्सेस रिएजेंट पर हम कभी ना लगाएं, बोले ठीक बात है। वैसे कंबशन के सवाल ही फेमस सवाल है जो पीओएसी की मदद से किए जाते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हम इसके पीओएसी के मेथड से करते हैं। अच्छा, अब यहां देखिए, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं कि 500 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन व्हेन बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी गलती से भी कभी हम ऊपर पीओएसी नहीं लगाएंगे, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन तो पूरा एक्सेस में है ना, एक्सेस का मतलब क्या है, बचा रह गया, वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है कि नहीं, तो यानी कि ऑक्सीजन पर हम नहीं लगाएंगे। गेव 2.5 लीटर ऑफ CO2 एंड 3 लीटर ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या है, H2O गैस है, ठीक है, अंडर सेम कंडीशन। अच्छा, अब यहां पर एक बात आप जानते हैं, एवोगैड्रो लॉ, तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे बदलाव आपके वॉल्यूम में आएंगे, ठीक उसी तरह से बदलाव बदलाव क्या आएंगे, आपके मोल्स में आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आएंगे।
ठीक है, तो यानी कि अगर सारा डेटा वॉल्यूम में दिया जाता है तो आप वॉल्यूम को एज इट इज मोल्स मान सकते हैं। दिस इज एज पर दी एवोगैड्रोस लॉ। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं। अच्छा देखिए, अब कोई भी अननोन हाइड्रोकार्बन है तो वैसे तो इसके दो तरीके हैं कि आप एक इसको बैलेंस करके भी आप इसको कर सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे हाइड्रोकार्बन है तो मैंने मान लिया कोई भी अननोन हाइड्रोकार्बन है, ये CO2 प्लस H2O है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन होता है तो CO2 और H2O मिलता है। ठीक बात है। अच्छा, अब यहां पर जैसे हम बात करें तो देखिए, तो अब इसको क्या है कि अब अपन देखेंगे तो पीओएसी, तो अब जैसे देखिए ऑक्सीजन पर तो पीओएसी लगा नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है किस पर लगाएंगे। और सबसे पहले डेटा क्या दिया है, देखो ये 500 ml है, ये 2.5 लीटर है, ये 3 लीटर है। तो सबसे पहले आप देखिए कि वॉल्यूम को आप डायरेक्टली मोल्स मान सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं अपन, हम क्यों ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि पूरा डेटा वॉल्यूम में दिया हुआ है। अगर सोचिए एक डेटा एक किसी का वॉल्यूम में दिया होता, किसी का मोल्स में दिया होता, तो हम वॉल्यूम को में डायरेक्टली मोल्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते थे, क्योंकि सिमिलर कंडीशंस है, सेम कंडीशन है। तो जैसा जैसा बदलाव वॉल्यूम में आ रहा है वैसा वैसा बदलाव ही मोल्स में आएगा। तो हम सारी चीजें मोल्स में ही मान के करते हैं, इसलिए जीवन आसान रखने के लिए वॉल्यूम को मैं डायरेक्टली मोल्स ले रहा हूं। लेकिन ध्यान ये रखना है, यहाँ 500 ml है, बाकी जगह लीटर है, तो थ्रू आउट हम एक ही चीज करें, या तो हम सभी को ml में कन्वर्ट कर दें या सभी को लीटर में कन्वर्ट कर दें। तो नंबर छोटा रखने के लिए, कैलकुलेशन आसान के लिए सभी को हम क्या कर देते हैं, सभी को हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.5 लीटर। ठीक है, अब आपका देखिए 2.5 लीटर आपका CO2 है और आपका 3 लीटर वाटर वेपर है। बताइए ठीक बात है, क्योंकि अगर मैं एक जगह 500 ml लिखता, ठीक है, एक जगह ml लीटर में लिखता तो गड़बड़ हो जाता। तो अब क्या करो, आप सीधा सीधा ये मानो, क्योंकि जीवन में मुझे क्या है, मोल्स में चीजें समझ में आती हैं। तो ये मैंने लिखा 0.5 मोल, ये मैंने लिखा 2.5 मोल, ये मैंने लिखा 3 मोल। फिर से बोल रहा हूं, ये मोल नहीं है, ये मैं अपनी सुविधा के लिए मान ले रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैं क्या कर रहा था, मोल मोल में खेल रहा था, तो मैंने मान लिया कि ये मोल दिए, क्योंकि जैसे जैसे बदलाव वॉल्यूम में आएंगे वैसे ही बदलाव मोल्स में होंगे ना। मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम्स, एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब मैं ऑक्सीजन पर तो लगा नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, आपका एक्सेस रिएजेंट है। अब मेरे पास हाइड्रोकार्बन बचा, यानी कि जाहिर सी बात है, अगर ये एक्सेस रिएजेंट है तो ये आपका एलआर हुआ। तो यानी कि एलआर पे तो निकाल सकता हूं, क्योंकि पूरा एलआर क्या होता है, एलआर ऐसा रिएक्टेंट होता है जो आपके रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, यानी एलआर पूरा का पूरा खत्म होकर प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक बात है, तो यानी कि यहां पर हम क्या कह सकते हैं, तो अब जैसे मैंने सबसे पहले मैं लगा रहा हूं कि क्या लगा रहा हूं, मैं लगाता हूं पीओएसी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लगाता हूं पीओएसी ऑन कार्बन। तो जैसे मैंने बोला है कि ज्यादा दिमाग बिना लगाए आपको कार्बन, कहां कहां कार्बन है, ये रहा, उसका कोफिशिएंट बताओ कितना है, x। तो x इंटू मोल्स ऑफ CxHy, और कहीं रिएक्टेंट में कार्बन था नहीं, प्रोडक्ट में भी एक ही जगह है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। बताइए, तो क्या आपको मोल्स ऑफ CxHy पता है, बिल्कुल पता है, क्या है बताइए, x इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 बताइए 2.5। तो बताइए यहां से क्या x की वैल्यू पता चल रही है, 5 5 जा, तो बताइए x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई साहब आपकी 5। बताओ, बढ़िया। अच्छा अब देखो, अब पीओएसी सी पर लगा दिया, पर अभी भी हमें y तो लगा बताना है, तो हम h पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लगा रहा हूं पीओएसी ऑन h। ठीक है, तो अब देखिए H कहां कहां है, तो H की अगर हम बात करें तो ये रहा H, रिएक्टेंट में एक ही तरफ है, कोफिशिएंट क्या है, Y है। तो जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो Y इंटू मोल्स ऑफ CxHy, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में कहां कहां है, प्रोडक्ट में सिर्फ एक जगह है। ठीक है, उसका कोफिशिएंट, उसका सबस्क्रिप्ट क्या है, 2। तो क्या करेंगे बताइए, तो हम ऐसा लिख दें, इज इक्वल्स टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो बताइए y की वैल्यू क्या थी, ये मोल्स ऑफ CxHy की वैल्यू क्या थी बताइए, 0.5। तो ये रहा साहब 0.5, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O बताइए कितना था, 3 लीटर था। ठीक है, तो y की वैल्यू बताइए कितना आया, 6 डिवाइड बाई 0.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 12 था, तो y की वैल्यू क्या आ गई बताइए, 12। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी, 5।
तो बताइए आपका फॉर्मूला क्या बना? C5H12। बोलिए ठीक बात है। तो ये जादू है पीओएसी का। लेकिन जैसा वो बताते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट विजडम, यानी कि पावर के साथ आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि कहां आपको वो इस्तेमाल करनी है। हर किसी पे वो पावर, बड़ी पावर इस्तेमाल करके, बड़ा हाईटेक वेपन इस्तेमाल करके हम उसमें गलती कर देंगे। तो ठीक है, तो पीओएसी आ गया तो होता क्या है, जब बच्चे को पीओएसी सिखाया जाता है, इसीलिए सभी को सिखाते भी नहीं है, ठीक है, कि भाई क्योंकि समझ होनी चाहिए कि भाई कहाँ पीओएसी लगाना है। क्योंकि पीओएसी क्या है, दिखने में मजेदार दिखता है कि हाँ यार ये तो मजा आ रहा है, लेकिन जहां मजा आता है वहां गड़बड़ी हुई होती है, तो ब्यूटीफुल तरीके से -1 में मिलता है। तो सबसे पहले ये गुरु मंत्र याद रखिए कि भैया अगर बैलेंस इक्वेशन दी गई है या बैलेंस इक्वेशन लिख पा रहे हो तो कभी भी पीओएसी मत लगाओ, मोल मोल एनालिसिस लगाओ, मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग से चलो। बोलिए ठीक बात है। चलिए दूसरा, अगर कभी भी एक्सेस रिएजेंट पर हम पीओएसी नहीं लगाएंगे। अगर हम पीओएसी लगा भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तभी लगाएं कि हाँ, अगर हम श्योर है कि नहीं ये वाला कंपाउंड एलआर है, यानी कि ये वाली चीज पूरी की पूरी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तभी हम लगाएंगे। यानी कि ऑलवेज अप्लाई पीओएसी ऑन एलआर एंड नेवर अप्लाई इट ऑन ईआर, एक्सेस रीजन पे नहीं लगाएं। अच्छा, इसमें और एक मेथड है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जिसके हम अलग से वीडियो बनाकर उसको डिस्कस करेंगे, वो भी बेहतरीन मेथड है। ठीक है, तो ये सारे मेथड को करके आप क्या कर सकते हो, आप इसमें मोल कॉन्सेप्ट के अच्छे अच्छे सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल भी डरने का मतलब नहीं है, क्योंकि हर, जैसे बोला जाता है डर के आगे जीत है, वो तो सही लाइन है। आपको क्या है, आपको डर को फेस करना है। ठीक है, तो जब आपने ये सोच लिया कि नहीं ठीक है मैंने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, आने दो जो सवाल आना है, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, सभी कॉन्सेप्ट मुझे आते हैं, तो मैं फेस करने के लिए तैयार हूं, तो आपको ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की है, चलो फेस करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम को फेस करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। ठीक है,